बहुत सिंपल, बहुत आसान, और स्कोरिंग चैप्टर स्टार्ट होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मो का मतलब होता है हीट एनर्जी से रिलेटेड, और डायनेमिक्स का मतलब होता है बेटा एक दूसरे में इंटरचेंज होना, ट्रांसफर होना, हीट एनर्जी का ट्रांसफर होना। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो इसमें 3 चीजें देखिए पढ़ते हैं हम। सबसे पहले वर्क डन बाय द गैस, ध्यान से सुन लीजिए, वर्क डन बाय द गैस। दूसरा पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, एंड तीसरा पढ़ते हैं हीट गेन्ड एंड हीट लॉस। ये 3 पार्ट समझ गए, थर्मोडायनेमिक्स जीत गए हम। थर्मोडायनेमिक्स में पहले बहुत क्वेश्चन आया करता था, कार्नोट साइकिल से, रेफ्रिजरेटर से, रिवर्स साइकिल से। बेटा वो सारा पार्ट डिलीट हो चुका है जेईई मेन के सिलेबस से, है ना। तो वो सारा पार्ट हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़े जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क डन बाय द गैस पढ़ते हैं कि क्या होता है, गैस का वर्क डन क्या होता है भाई। तो मान लीजिए कि ये कोई कंटेनर है, यहां पे एक पिस्टन है, ठीक है, और इसमें ढेर सारा गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है, गैस गैस जी गैस है, हम गैस भरे हुए हैं। ये गैस बेटा मूवमेंट के कारण इस पे फोर्स लगाता है, और फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया तो वर्क हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं होगा। सिंपल है, ठीक है बेटा। तो वर्क डन की वैल्यू होता है प्रेशर डॉट डीवी के बराबर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज के बराबर, वॉल्यूम चेंज इंटीग्रल के बराबर। सर वर्क डन तो होता था फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट ना सर, अरे वही है रे, वही है, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मजा आ जाएगा तुमको। देखो ये क्या है, प्रेशर है, ये क्या है, एरिया इंटू डीएस। बेटा दिस इज चेंज इन वॉल्यूम डीवी। तो वर्क डन बाय द गैस की वैल्यू होता है इंटीग्रल पी डीवी के बराबर, प्रेशर इंटू डेल्टा वी के बराबर, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी के बराबर भी लिखा जा सकता है बेटा, अगर वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा हो तब, समझ गए। नहीं तो इंटीग्रल पी डीवी के बराबर लिखते हैं। अब एक बात बताइए, अगर डीवी की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ जी, एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंड किया है गैस, हाँ गैसेज एक्सपेंड किया है, गैसेज एक्सपेंड किया है, ठीक है बेटा। तो अगर डीवी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन हुआ है, तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डीवी की वैल्यू निगेटिव मतलब रे कंप्रेशन, भाई रे कंप्रेशन हुआ है रे, कंप्रेशन, यानी कि वर्क डन बाय द गैस की वैल्यू बेटा निगेटिव है, निगेटिव है। अगर डीवी की वैल्यू 0, ओ वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो बेटा वर्क डन बाय द गैस की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द गैस की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। समझ गए हीरो? अरे पक्का हीरो, पक्का हीरो, वेरी गुड। तो वर्क डन बाय द गैस 0 हो जाएगा बेटा। अच्छा एक बात सोच समझ करके बताना, जैसे कि वर्क डन बाय द गैस इंटीग्रल पीडीवी बोला जा रहा है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व का एरिया है ये, प्रेशर वॉल्यूम के कर्व का एरिया क्या देगा, वर्क डन बाय द गैस देगा बेटा। तो बताइए, अगर मीन्स मान लीजिए प्रोसेस ऐसा हो, ए से बी, ए से बी प्रोसेस हो, वर्क डन बाय द गैस बताओ, पॉजिटिव निगेटिव, बोल रहे पॉजिटिव निगेटिव 0, पॉजिटिव है वर्क डन, निगेटिव है या 0 है, क्या है, पॉजिटिव है, एक्सपेंशन हो रहा है, सीधे दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ गया, दिस इज द वर्क डन बाय द गैस एंड दिस इज द पॉजिटिव वर्क, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए,
ध्यान से देखना प्यारे, देखना प्यारे, ए से बी आ गया। अगर ऐसे आया है ए से बी तो वर्क डन बाय द गैस क्या है बताइए, बताइए। वर्क डन बाय द गैस, एकदम आग लगाइए, एकदम वर्क डन बाय द गैस बताइए फटाफट चैट बॉक्स में भर दो। चैट बॉक्स को जितना ज्यादा आप रिप्लाई करोगे, जितना ज्यादा आप अटेंटिव रहोगे, उतना अच्छा रिवीजन आपका हो पाएगा। पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा तो आप रिवीजन यानी कि आप नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो बेटा हम देख रहे कंप्रेशन हो रहा है, तो यही एरिया आएगा, बट वर्क डन बाय द गैस निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। चलो देखो जी, देखो जी अगर पीवी कर्व है, अगर ए से बी ऐसे चला गया देखो, तो वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, तो वर्क डन बाय द गैस 0 हो जाएगा। वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है तो गैस के द्वारा वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। बात समझे हीरो, पक्का हीरो। अब चल, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जैसे कि मान लो ऐसा दे देगा पीवी ग्राफ, देखना बेटा देखना, बोलेगा ए से बी गया, बी से सी गया, ऐसे ये देखो देखो जी, ए से बी गए थे, बी से सी से वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव 0, पॉजिटिव निगेटिव 0 क्या होगा हीरो, बोलिए हीरो। कुछ लोग 0 बोल रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग बोल रहा है 0 सर, जहां से चले थे वहीं को चले आए, तो वर्क डन बाय द गैस 0 होगा। नहीं बेटा नहीं, वर्क डन बाय द गैस इज दिस एरिया। अरे ये एरिया के बराबर होगा वर्क डन, कैसी बात कर रहे हो, कर्व के एरिया के बराबर होता है ना। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ध्यान से सुनना। तो इसका पहले एक लॉजिक बता देता हूं, तुम ध्यान से सुनना। जिसे सी से जब ए गया था ना, तो उसका वर्क डन ये वाला था, नीचे वाला वर्क डन, ये एरिया। इसका ए से बी का वर्क डन 0 था, और बी से सी का वर्क डन बेटा ये पूरा वाला एरिया था, वो पॉजिटिव एरिया था, पॉजिटिव वर्क डन था। पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले से जीत गया, देख रहे हो, पॉजिटिव वाले का एरिया ज्यादा है निगेटिव वाले के कंपैरिजन में, इसलिए वर्क डन की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आज के बाद एक ध्यान रखो, ट्रिक ट्रिक ध्यान रखो, एक ट्रिक ध्यान रखो। अगर साइक्लिक पीवी प्रोसेस है, अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन निगेटिव होता है जी, वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। बताइए बताइए, ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज वर्क डन पॉजिटिव बेटा। अरे बुझ गया पक्का। जैसे देख 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 ध्यान से देख, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, देखना बेटा देखना, ध्यान से देखना है ना, ऐसे जा रहा है। वर्क डन बाय द गैस बताइए फटाफट, वर्क डन बाय द गैस, पॉजिटिव निगेटिव 0 क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव 0, 0 तो कभी नहीं होगा रे, 0 यहां पे कैसे हो जाएगा बताइए। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा निगेटिव वर्क डन है, निगेटिव 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 इस एरिया के बराबर, वर्क डन की वैल्यू इस एरिया के बराबर होगा, लेकिन उसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ गए पक्का। तो इसको हम कहते हैं वर्क डन बाय द गैस। चलिए अब दूसरा चीज है इसमें दूसरा पैरामीटर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो इंटरनल एनर्जी, यू इंटरनल एनर्जी हम केटीजी में भी पढ़ चुके हैं। देखिए इंटरनल एनर्जी होता है NFRT/2। अच्छा सर वही वाला, अरे हाँ रे हाँ, तो और कौन सा नया आ जाएगा। तो बेटा डेल्टा यू की वैल्यू कितना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना, बोलिए बोलिए बोलिए। टेम्परेचर को बदलिएगा तो एनर्जी चेंज होगा, सिंपल है। तो क्या लिखिएगा, NFR ΔT/2। ठीक है बेटा, ऐसा लिख सकते हैं।
अब इसी को कुछ लोग ऐसे लिख देता है कि FT को अलग कर लो, FY2 को अलग, और ये NR डेल्टा T लिख लो। ठीक है रे। NR डेल्टा T को हम PV इज इक्वल टू NRT से क्या लिख सकते हैं पता है तुम्हें? PV इज इक्वल टू NRT से P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल भी लिख सकते हैं। हाँ रे प्यारे, हाँ रे, हाँ। कैसे सर, कैसे? देखो देखो देखो, P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू NRT इनिशियल, P फाइनल V फाइनल, बोल बेटा, बोल रे, बोल रे, बोल, NRT फाइनल रे। दोनों को बेटा सब्ट्रैक्ट कर दे, 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करो। जब तुम माइनस करोगे तो यही आएगा, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू NR इंटू T फाइनल माइनस T इनिशियल, मतलब NR डेल्टा T। ये कई जगह काम आता है इस चैप्टर में, इसलिए मैं बता दिया कि NR डेल्टा T को हम P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल भी लिख सकते हैं, है ना बेटा? तो इंटरनल एनर्जी चेंज NFR डेल्टा T बाई 2 होता है। आप इसी को याद रखें, काफी है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी काहे होगा? टेम्परेचर के बदलने से चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। ठीक है बेटा। अब चलिए चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, विच इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है आपसे, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है कि ये किस पे बेस्ड होता है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है, कोई भी गैसियस सिस्टम है, अगर इसमें मैंने एक्सटर्नली कुछ हीट एनर्जी दिया, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज बेटा हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड टू गैस। ठीक है, अगर गैस को तुमने हीट सप्लाई किया तो डेल्टा क्यू को पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है पक्का? और अगर मान लो इफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड, हीट को अगर मान लो तूने खींच लिया फ्रॉम गैस, अरे रे 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 रे, गैस से मान लो हीट को तुम बाहर निकाल लिया, हीट एनर्जी को रे बाहर निकाल लिया, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू को निगेटिव लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है प्यारे, निगेटिव लिया जाता है। समझ गए? ठीक है ना? तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव कहने का मतलब तूने हीट गैस को दिया, गैस ने हीट एक्सेप्ट किया है। अब डेल्टा क्यू निगेटिव होने का मतलब हीट को तूने हीट दिया नहीं, गैस को तूने हीट दिया नहीं, गैस से हीट बाहर निकाल लिया, है ना? गैस मॉलिक्यूल से हीट एनर्जी को रिलीज किया। ठीक है बेटा? तो डेल्टा क्यू निगेटिव हो जाएगा। तो हम जो हीट एनर्जी देते हैं उससे गैस क्या करता है? मनोरंजन करता है सर। कौन सा मनोरंजन है? अरे पागल, मनोरंजन? अरे हीट एनर्जी जो गैस को तुम देते हो उसका क्या करता होगा? वो गैस मॉलिक्यूल्स या तो अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेता होगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर लेता होगा, और नहीं तो ये निकम्मा इस पे कुछ काम कर देता होगा। अरे पक्की बात यार। तो हम जो हीट एनर्जी बेटा देते हैं वो उसका या तो इंटरनल एनर्जी बदलता है, नहीं तो काम होता है, वर्क होता है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं हम लोग। चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल 2024 में पूछा गया। जल्दी से देखो। हो देखो क्या कर रहा है। टोटल 48 जूल एनर्जी is given to 1 mole helium kept in a cylinder. The temperature is increased by 2 डिग्री सेल्सियस, तो वर्क डन बाय द गैस। बेटा क्या लगाने वाले हम लोग? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के बराबर। डब्ल्यू पूछा है, डब्ल्यू। वर्क डन बाय द गैस क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये दिया हुआ 48 जूल,
डेल्टा यू क्या होता है? NFR डेल्टा T बाई 2। N नंबर ऑफ मोल बताइए 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम हीलियम का, हीलियम इज मोनोएटॉमिक 3। NFR, R की वैल्यू बताइए 8.3 दे रखा है सवाल में। डेल्टा T की वैल्यू बताइए जी 2 डिग्री सेल्सियस 2। सर केल्विन में कन्वर्ट कर लो। सर केल्विन में डेल्टा T डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही होता है बेटा। डेल्टा T इज 2 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T इज 2 केल्विन, दोनों सेम बात, सेम एकदम सेम बात है दोनों। पक्की बात रहे। डिवाइडेड बाय 2, खट काट तो 48 जूल माइनस 9 24 जूल। भाई कितना आएगा? 23.1 जूल आएगा रे। 23.1 जूल आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल, एकदम डायरेक्ट इसके ऊपर बेस्ड आया बेटा। पहले चली क्या है? जेई मेन का प्यार। अब मैं तुमको बताता हूं एक रियलिटी, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। इस स्लाइड से मिनिमम 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। उसको प्यार है इससे। ठीक है, देखिए क्या है ये। मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है बेटा और ये फाइनल पॉइंट है। पीवी ग्राफ शो कर रहा हूं मैं। पीवी ग्राफ बना हुआ है आपका। दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। गैस इनिशियल पॉइंट पे प्रेशर इनिशियल PI VI TI दिया हुआ है, टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल, और फाइनल पे भी दिया हुआ है। अब देखो इनिशियल से फाइनल पे जाने का एक रास्ता या अनंत रास्ता? अनंत रास्ता। 3 रास्ता ड्रॉ किया गया, 1 2 3, 3 रास्ता। एक बात मुझे सोच समझ के बताइए कि वर्क डन 1, वर्क डन 2 और वर्क डन 3 में कंपैरिजन कीजिएगा, कौन आएगा सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा वर्क डन कौन आएगा रे? बोलो रे बोलो, सबसे ज्यादा वर्क डन कौन आएगा? सबसे ज्यादा वर्क डन जी किस में आएगा जी? 1 का वर्क डन सबसे ज्यादा का है, एरिया सबसे ज्यादा। फिर 2 का 3 का एरिया सबसे कम, तो 3 का वर्क डन सबसे कम। 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3। चल बेटा डेल्टा यू की बात कर लेते हैं। डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3। बोला रे बेटा, तुमको नहीं लगता है डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस? इट डिपेंड्स ऑन NFR डेल्टा T बाई 2, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करता है बाबू। तो ये तो तीनों प्रोसेस के लिए इक्वल होगा। तीनों प्रोसेस के लिए क्या होगा? इक्वल होगा। बताइए हीट एनर्जी Q1 Q2 Q3। बोलो बोलो। तो भाई Q1 क्या होता है? हीट एनर्जी क्या होता है? वर्क डन प्लस डेल्टा यू इज द हीट एनर्जी। अरे गोबर गणेश, यही तो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबका सेम, तो जिसका वर्क डन ज्यादा उसका Q1 ज्यादा। देखो देखो, इसी को कंपैरिजन करके पूछता रहता है। एक बात तो ये बता दिए कंपैरिजन बेटा इसमें। अब यहां से देखो 2 इंपॉर्टेंट बातें पता चला। ये चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। ये प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करता है। देखो ना यार, 1 के थ्रू जाओ तब भी सेम, 2 के थ्रू जाओ तब भी सेम, 3 के थ्रू जाओ तब भी सेम। ऐसे पूरा ब्रह्मांड घूम करके भी चले जाते तो ही आता। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। डेल्टा यू प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा बताइए? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है।
ऐसे वेरिएबल को हम लोग स्टेट वेरिएबल कहते हैं, या स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। अरे बात समझा क्या? और ये वर्क डन एंड हीट एनर्जी, देखो ये दोनों बेचारा पाथ पे डिपेंड कर रहा था, पाथ पे डिपेंड कर रहा था, तो दे आर कॉल्ड बेटा पाथ वेरिएबल या पाथ फंक्शन। पाथ वेरिएबल नहीं तो पाथ फंक्शन के रूप में इसको जानते हैं हम लोग, है ना बेटा। ये पाथ पे डिपेंड करता है और ये पाथ पे नहीं डिपेंड करता है, इसको स्टेट वेरिएबल बोला जाता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन स्टेट। कौन सा स्टेट? कि तुम किस राज्य के हो, बिहार के कि महाराष्ट्र के कि उत्तर प्रदेश के, हट, स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल, स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल से फाइनल कैसे जाया गया है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बेटा, है ना। तो ये दो बातें इस पे ध्यान रखना है। ये पेज से प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आ सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में, हर साल आता है, तो इस साल भी प्रोबेबिलिटी है पक्का। चलिए देखिए, जिसे एक सवाल कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसमें, जल्दी से आते हैं भाई फटाफट। तो थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड वर्क, अच्छा पाथ फंक्शन, यस यस यस, पाथ पे डिपेंड करता है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है रे। इट इज ए पाथ फंक्शन बेटा, पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड करता है। अब देखो बेशरमों ने वही चीज पूछा, देखो तुम देखो, सर आता है ऐसे मार से क्वेश्चन, यस देखो सामने, हर साल पढ़ाते हैं, हर साल इस टाइप का सवाल एक देता है पक्का, किसी ना किसी शिफ्ट में भाई 3-4 बार पूछा है ऐसा। हम तुम्हारे पास एक लेके आए हैं जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। तो फॉलोइंग फिगर बेटा, ये देखो प्रोसेस कैसा है मैं बता दूं थोड़ा सा। पीवी कर्व है, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल जा रहा है दो रास्ते के थ्रू। ये रास्ता का नाम बी है नीचे वाला। तो कंपैरिजन करना है आपको डेल्टा यू डेल्टा क्यू में। भाई डेल्टा यू इज ए स्टेट वेरिएबल, वो तो इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो डेल्टा यू सेम होगा, तो ए बी गलत आंसर। अब देखो डेल्टा क्यू सेम होगा क्या? ना 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 ना, तो सी आंसर हो जाएगा, है ना बेटा, सी आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे अगर हम बोले तो वर्क डन बाय ए इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय बी होगा, और डेल्टा यू बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय बी होगा जी। अब क्यू की वैल्यू क्या होता है बताना? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करेगा तो क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी आएगा, जाहिर सी बात है। अरे सही बेटा, क्यू ए इज ग्रेटर देन क्यू बी आएगा, है ना। तो दिस इज द करेक्ट रिलेशन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब आ जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, साइक्लिक प्रोसेस किसको कहा जाता है, एकदम अच्छे से सुनिएगा। साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक साइकिल कंप्लीट कर दे, क्लोज साइकिल बना दे, उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि उसका एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए आया, सी से डी आया, डी से ए आ गया, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे इसको। बताइए एक साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू क्या होगा? बोलो जी बोलो, साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू क्या होगा? जहां से चले थे वहीं को आ गए क्या? हाँ, तो जहां से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बेटा सेम हो गया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 0, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू कितना हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा, 0। चलिए चलिए चलिए, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कितना हो जाएगा बोलिए?
तो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं सर साइक्लिक प्रोसेस यहां पे जो है इसका वर्क डन पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या? यस, बताए थे क्लॉकवाइज का वर्क डन पॉजिटिव होता है। यस यस यस, पॉजिटिव। बेटा पॉजिटिव में कितना? इसका एरिया। अरे क्या इसी का एरिया आएगा पक्का? हाँ, इसी का एरिया आएगा, है ना बेटा। अगर इसका एरिया निकालने पे आ जाए तो यहां से यहां तक की दूरी पी नॉट और यहां से यहां तक की दूरी ट्वाइस वी नॉट, तो ट्वाइस पी नॉट वी नॉट के बराबर आ जाएगा, है ना। चलिए, डेल्टा क्यू ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू तो जीरो, तो डब्ल्यू हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा बेटा? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पक्का रे, पक्का पक्का। अब देखिए यहां पे एफिशिएंसी क्या किया जाता है? एफिशिएंसी बोलते हैं, एफिशिएंसी नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड। अब देखो ध्यान से, कुछ बच्चा क्या गड़बड़ करता है, कुछ बच्चा इसको अदरवाइज ले लेता है। क्या ले लेता है? अदरवाइज। वो क्या कर देता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेट वर्क डन। देखो सर, नेट वर्क डन जो आया W डिवाइडेड बाय टोटल हीट सप्लाइड, वही तो है सर, दोनों सेम है, दोनों सेम, तो 100% एफिशिएंट। ये क्रांति है जी, क्रांति। अरे पागल, ये टोटल हीट नहीं बोला है बेटा, तुम पढ़ते नहीं हो। टोटल हीट एनर्जी सप्लाइड टू द गैस बोला है। डेल्टा क्यू साइक्लिक प्रोसेस में ना कई बार हीट को दिया भी जा रहा होगा और कई बार लिया भी जा रहा होगा हीट को। तो जो देने वाला हीट है ना, टोटल पॉजिटिव हीट, उससे डिवाइड मारना है, टोटल हीट से नहीं डिवाइड मारना है, पॉजिटिव हीट से डिवाइड मारना है। दिस इज द पॉजिटिव हीट। सिर्फ पॉजिटिव हीट से डिवाइड मारना पड़ता है। वही हीट एनर्जी जो तूने दिया और कितना काम किया, तब आपको एफिशिएंसी वहां से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखिए ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। तो बेटा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू होता है एनसी डेल्टा टी के बराबर, वेयर सी इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। सी को मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बेसिकली सी क्या होता है, ध्यान से सुनना। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। एक मोल गैस दे दे और उसके टेम्परेचर को बोले 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाओ, तो जितनी हीट एनर्जी तुमको देना पड़ता है ना, उसको हम बेटा मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ दैट गैस कहते हैं। उसको कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। अंडरस्टूड? तो कैपिटल सी मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू हो गया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी के बराबर, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी किस बात पे डिपेंड करता होगा सर? प्रोसेस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का अलग अलग मोलर हीट कैपेसिटी आएगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेंगे, है ना। आपको बस याद रखना है कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होता है? एनसी डेल्टा टी के बराबर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल मान लो मैं दूं बेटा आपको, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोलूं कि किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, ध्यान देना, जितना मैंने हिट दिया, हिट मैंने क्यों दिया? वर्क डन इज 20% ऑफ क्यू। क्यू का 20% वर्क डन हुआ। अरे ठीक है रे, मान ले ये मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक। ये कैसा है? मोनो एटॉमिक है मान लो, और Q का 20% ही हिस्सा काम हुआ है, वर्क हुआ है, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या था? कैसे निकालोगे बताओ? ध्यान से सुन लो बेटा, एक क्वेश्चन कैसे करते हैं ऐसे सवालों को, एक बता दूंगा, सारा सवाल मोलर हीट कैपेसिटी का कर लोगे। आज के बाद जब भी मोलर हीट कैपेसिटी पूछे, राइट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, लिख दो जल्दी से। Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W।
Q की वैल्यू देखो, Q दे दिया NC डेल्टा T के बराबर होता है। डेल्टा U की वैल्यू पता नहीं, है ना। डेल्टा U की वैल्यू ऐसे क्या होता है, NFR डेल्टा T बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, पक्का समझ गए। अब चलिए ध्यान से, वर्क डन की वैल्यू कितना, वर्क डन दिया हुआ है 20% ऑफ Q। इस Q का 20% रे, 20%। हम नहीं बोल रहे हैं भाई, Q तो NC डेल्टा T है ना, उसका 20%, 20/100। अरे यही तो होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के। तो 5 बेटा देखो ध्यान से, यहां से N डेल्टा T, N डेल्टा T, N डेल्टा T, N डेल्टा T खट 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 कट गया। तो C, इसको इधर लाइए, -C/5 की वैल्यू कितना आ गया। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, 3R/2। तो बेटा यहां से अगर देखें तो 4C/5 की वैल्यू कितना आ गया, 3R/2 के बराबर। यानी कि मोलर हिट कैपेसिटी की वैल्यू कितना आ गया, 15R/8 के बराबर। वाह वाह वाह, यानी इस प्रोसेस का मोलर हिट कैपेसिटी कितना था, 15R/8 था। इस तरीके से मोलर हिट कैपेसिटी हम निकालते हैं। समझ गए रे, बुझ गए रे, पक्का रे, पक्का। चलते हैं ध्यान से। लेकिन अब स्टैंडर्ड केसेस पे आते हैं। दो प्रोसेस के लिए मोलर हिट कैपेसिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मोलर हिट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हिट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हिट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को CV से डिनोट करते हैं बेटा, वो FR/2 होता है। दिस इज द मोलर हिट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हिट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज CV प्लस R के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, हाँ, CV प्लस R के बराबर होता है। ठीक है, इसको मेयर्स इक्वेशन भी कुछ लोग बोलते हैं। और ये CP/CV को हम लोग आइडियाबैटिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। एक गामा देता है, रेशियो देता है गामा, विच इज नोन एज आइडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, ये बेसिक बातें हमें ध्यान रखना है। तो जैसे कि मान लीजिए मोनोएटॉमिक डायटॉमिक का थोड़ा सा देख लेते हैं, मोनो का देख लेते हैं भाई और डाया का देख लेते हैं फटाफट, कुछ समय नहीं लगेगा, मजा आ जाएगा। बताइए CV की वैल्यू मोनो का FR/2 मतलब 3R/2, डाया का बेटा 5R/2, है ना। CV की वैल्यू FR/2 होता है। CP की वैल्यू क्या होगा, CV प्लस R, R जोड़ दो 5R/2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7R/2 आ जाएगा। गामा की वैल्यू बताइए, तो CP CV को डिवाइड मारेंगे तो गामा आएगा 5/3, और इसको डिवाइड मारेंगे तो 7/5। मोनो और डाया का तो खैर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, CV, CP एंड गामा, मोनो डाया का याद होना चाहिए आपको। पक्की बात, समझ गए। चलिए वेरी गुड। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया जेईई मेन, ध्यान से पढ़ो इस सवाल को, ध्यान से पढ़ो फटाफट। तो गामा की वैल्यू CP/CV, गामा की वैल्यू CP/CV, टेम्परेचर T। बेटा क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, या गामा की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मोनोएटॉमिक है। गामा की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डायटॉमिक है, इस बात पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता रे। और उसी नहीं को जीरो बोलते हैं, पावर जीरो, T पे पावर जीरो। भाई गामा टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए क्या सवाल पूछा जेईई में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। गामा 1 क्या है ये भी बता दिया, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। मोनोएटॉमिक का तो गामा 1, मोनोएटॉमिक का बताइए गामा क्या होता है। मोनोएटॉमिक का गामा होता है जी 5/3। बताइए डायटॉमिक का गामा क्या होता है, डायटॉमिक का गामा
बताइए भाई, बताइए फटाफट बताइए। डायटोमिक का गामा होता है 7/5 के बराबर, गामा 2। इसी दोनों का पूछा डिवीजन क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड मारेंगे तो क्या आएगा, गामा 1/गामा 2 करेंगे 25/21 आ जाएगा बेटा। 25/21 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर करो। अब चलो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सर क्या सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से सवाल आएगा क्या सर? किससे आएगा सर बता दो प्लीज। बेटा मैं बता रहा हूं तुमको, 90% क्वेश्चन जो है ना आइसोथर्मल नहीं तो एडियाबेटिक प्रोसेस से ही पूछा गया है। 90% सवाल, देखो ध्यान से सुनो मेरा डाटा, जेईई मेन के प्यार को सुनो रे। 90% टाइम्स क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस। और मैं बता रहा हूं उस 90% में भी 80% टाइम्स एडियाबेटिक से। एडियाबेटिक प्रोसेस ही बाप है। हाँ, मेन एडियाबेटिक प्रोसेस भाई बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। एडियाबेटिक प्रोसेस से बहुत सवाल आते हैं बेटा, आइसोथर्मल से भी आता है, कम आता है, पर ज्यादातर वही दोनों से आता है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एक एक प्रोसेस को उठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक प्रोसेस को उठाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ तो चलिए देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब कांस्टेंट, कोरिक का मतलब वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन बाय द गैस जीरो हो बेटा। गैस काम ही नहीं किया यार, वर्क डन बाय द गैस क्या हो गया, जीरो। पता समझा हीरो। मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू CV के बराबर हो जाएगा, FR/2 के बराबर हो जाएगा। और बेटा वर्क डन बाय गैस जीरो हो गया तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा, क्योंकि W जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट तो PV इज इक्वल टू nRT में, ध्यान रखना अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इज इक्वल टू NR/V इंटू T लिखा जा सकता है। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया जा सकता है प्यारे, बनाया जा सकता है ऐसा। इसका स्लोप क्या देगा बताइए, स्लोप NR/V देगा, मतलब स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। तो बच्चे पक्का आपसे फ्यूचर में ऐसा सवाल जेईई मेन पूछ सकता है कि प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का दो कर्व दे दिया। देखो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, हे ये V1 है, ये V2 है, कंपेयर V1 V2, कंपेयर V1 एंड V2, V1 एंड V2 कंपेयर करें। जेईई मेन एक्सपेक्टेड सवाल है ये, पक्का दे सकता है। PV इक्वल टू nRT के ऊपर ही बेस्ड है। तो V1 और V2 में कंपैरिजन करें, क्या आएगा भाई, जल्दी बोले भाई जल्दी। कौन ज्यादा बेटा, कौन ज्यादा कौन कम, कौन ज्यादा कौन कम। अभी हम देखें PV इज इक्वल टू nRT में वॉल्यूम को नीचे करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे ये ग्राफ बना है। प्रोसेस आइसोकोरिक है, पक्का समझ में आ रहा है यहां से। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी बनाए ग्राफ, तभी ये स्लोप कांस्टेंट हुआ, स्ट्रेट लाइन बनाए। तो बेटा स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है रे, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। किसका स्लोप ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा, फिसल पट्टी खड़ी, स्लोप की मैग्नीट्यूड बड़ी, इसका स्लोप ज्यादा है तो वॉल्यूम इसका कम है। तो V1 विल बी लेस देन V2, V1 क्या हो जाएगा, लेस देन V2 हो जाएगा। समझ गए? तो वॉल्यूम को हम इस तरीके से कंपैरिजन कर लिए, तो इस तरीके से वॉल्यूम का कंपैरिजन कर सकते हैं जी। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस।
आइसोबेरिक प्रोसेस में आइसो का मतलब होता है सेम टू सेम, सेम। बेरिक का मतलब होता है प्रेशर। हो जिसका प्रेशर सेम हो, मतलब प्रेशर कांस्टेंट अगर हो तो आइसोबेरिक प्रोसेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है जी? आइसोबेरिक प्रोसेस। तो बेटा वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगा? मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगा? सीपी। सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगा? सीवी प्लस आर। याद है हमें? चलिए, प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन बाय द गैस होता है इंटीग्रल पीडीवी। अब देखना बेटा, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो। तो ये हो गया प्रेशर इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको बेटा। क्या मैं इसको पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल लिख सकता हूं? यस। क्या मैं इसको एन आर डेल्टा टी भी लिख सकता हूं? यस यस यस। क्यों नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो वर्क डन बाय द गैस, इसमें दो फॉर्मूला आ सकता है, डाटा के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। P इंटू डेल्टा वी डायरेक्ट लगाइए, और नहीं तो दूसरा फॉर्मूला टेम्परेचर के रूप में डाटा दिया हुआ है तो NR डेल्टा टी लगा दीजिए भाई, है ना बेटा। अब ये डिपेंड करता है कि डाटा आपके पास क्या अवेलेबल है। जो डाटा के दिया हुआ है टेम्परेचर के टर्म में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगाइए। डेल्टा वी दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगाइए। आ जाएगा जी, आ जाएगा आंसर, एकदम फटाफट आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलिए वेरी गुड, जबरदस्त। तो प्रेशर कांस्टेंट है, देखना देखना प्यारे, देखना प्रेशर कांस्टेंट रहे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तू कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआर बाई पी इंटू टी आ जाएगा। तो अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखूं तो दिस विल बी ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन, है ना। और इसका स्लोप कितना रे? इसका स्लोप एन आर बाई पी के बराबर। स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा बेटा। बुझ गया बुझ गया बुझ गया। चलो 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 फटाफट बताओ आंसर, बताइए आंसर कैसे लाएंगे आंसर। देखिए डायरेक्ट आइसोबेरिक प्रोसेस पे पूछा है सवाल। थर्मोडायनेमिक्स देखो, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है। हाँ, छोटा चैप्टर नहीं लेकिन बड़ा चैप्टर, छोटा धमाका इसका देखोगे ना जब तुम। रुक जाओ वेट टिल एंड, वेट टिल एंड तक देखो इसको, तुमको एक धमाकेदार चीज दिखाई देगा, जबरदस्त चीज दिखाई देगा बेटा। तुमको लगेगा यार ये थर्मोडायनेमिक्स तो उल्लू बना रहा था। हाँ, ये तो सवाल तो एक ही बार एक ही तरीके से पूछता है और एक ही जगह से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। यस यस बेटा यस, हमें उस पार्ट को हिट करना है ना। इंडिया का सबसे बेस्ट रिवीजन सीरीज आप पढ़ रहे हैं, सुपर मेगा रिवीजन। पूरा एनालिसिस करके आपको पढ़ाया जा रहा है। जो पढ़ाया जा रहा है सटीक एकदम आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। चलिए देखिए, हाफ मोल मोनोएटॉमिक गैस है, कांस्टेंट प्रेशर पे 1 atm। इसको बेटा हिट किया गया, कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस है जी। आपको वर्क डन बाय द गैस पूछा है। वर्क डन बाय द गैस होता है पी डी डेल्टा भी। डाटा है पी डेल्टा भी? नहीं है सर, टेम्परेचर में डाटा है तो बेटा इसको एन आर डेल्टा टी लगा दो प्यारे। एन बताओ कितना? 1/2। आर की वैल्यू 8.31। डेल्टा टी की वैल्यू केल्विन में कन्वर्ट कर ले। नहीं करो सर, काहे सर? कभी कभी करते हो कभी कभी नहीं करते हो। अगर टेम्परेचर लिखना हो तो केल्विन में ही लेंगे। अगर डेल्टा टी हम लिख रहे हैं तो डेल्टा टी जो डिग्री में आएगा वही केल्विन में आएगा, करके देख लो, है ना बेटा। तो 70, ठीक है। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 35 35 35 35 को 8 से, अब देखो पूरा मत मल्टीप्लाई किया करो, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 40 के बाकी 4 38 24 4 28 कुछ ऐसा आ रहा है।
मतलब इसी के इर्द गिर्द आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। कौन सा आंसर जी? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लगभग आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इससे ज्यादा आएगा आंसर, है ना बेटा? समझ गए? चल बहुत आ जाता है सब क्लास में, कभी कभी। आइसोथर्मल प्रोसेस, चलिए तो हम लोग जल्द से जल्द जेई मेन के प्यार की तरफ बढ़ रहे हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर आप ध्यान से दिल लगा करके सुन लिए ना, तो जेई मेन जिस चीज से दिल लगाता है उससे आपका भी दिल लग जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो का मतलब होता है सेम बेटा, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, प्रोसेस का मतलब समझते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में पहले। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा इंटीग्रल पी डीवी के बराबर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? एन आर टी बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एन आर टी से। हाँ सर लिख सकते हैं सर। एन आर टी को बाहर निकाला जा सकता है बेटा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल के बराबर। ठीक है पक्का? तो पहला फॉर्मूला आ गया। देखो दो फॉर्मूला इसका रटना होता है वर्क डन बाय द गैस का। एक होता है भाई एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, बुझा रहे? एक तो ये होता है, दूसरा प्रेशर के टर्म में होता है बेटा। देखो कैसे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो जाहिर सी बात है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, कि पीवी तो एनआरटी होता है, टी कांस्टेंट तो पीवी कांस्टेंट, यानी कि रे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल हो जाएगा। तो बेटा V फाइनल माइंड बाय V इनिशियल की वैल्यू P इनिशियल बाय P फाइनल लिख सकते हैं हम। तो इसको प्रेशर के टर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है, वर्क डन बाय द गैस इज एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाय पी फाइनल। याद रखिएगा दोनों फॉर्मूला। वॉल्यूम के टर्म में एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, प्रेशर के टर्म में एल एन पी इनिशियल बाय पी फाइनल। उसमें इनिशियल ऊपर चला जाता है, ध्यान रखना ये बस इतना याद रखना जरूरी है आपके लिए। चलिए अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। सी की वैल्यू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। बेटा जाहिर सी बात है डेल्टा टी जीरो, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी विल नॉट बी डिफाइंड। क्या मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइंड होगा? नॉट डिफाइंड। टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है तो काय को डिफाइन होगा? तो मोलर हीट कैपेसिटी of isothermal process will not be defined। ठीक है रे पक्का? देखो अब आते हैं जल्दी से ग्राफ के ऊपर। तो PV इज इक्वल टू NRT। देखना देखना देखना, देखो प्यारे देखो, ये N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट। तो प्रेशर वर्सेज वॉल्यूम का कर्व कैसा हो जाएगा बोलो? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व आ जाएगा PV कर्व। दिस इज आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का कर्व है। इसको हम लोग आइसोथर्म के रूप में भी जानते हैं। बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। पता है इसका स्लोप क्या होता है? डीपी बाई डीवी। आइसोथर्म का स्लोप डीपी बाई डीवी पता है क्या होता है? माइनस पी बाई वी के बराबर होता है।
हाँ, माइनस पी बाई वी के बराबर होता है। अगर हम ये सारी बातें को ध्यान रखते हैं ना, बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए जीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा ये। ठीक है, स्लोप ये होता है बेटा। ठीक है, अब देखो इसको तरह तरह से पूछा जाता है, तरह तरह से बोल देगा कि डी वी बाई भी की वैल्यू बताओ क्या होगा। भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं आपको, तो डी वी को उधर लेकर के चले जाइएगा, है ना बेटा, तो आ जाएगा ये डी पी बाय पी माइनस साइन के साथ, ये होगा। अरे बात पूछा क्या? इस तरीके का सवाल पूछा जाता है ना बेटा। ध्यान रखिएगा, अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड याद रहेगा आपको माइनस पी बाई वी के बराबर होता है तो आप जल्दी कर लेंगे थोड़ा। अब अगर इसी आइसोथर्म में देखिए, अगर मीन्स मान लीजिए पीवी ग्राफ है, देखना ध्यान से, पीवी ग्राफ है, मैं 3 बना रहा हूं रे, 1 2 3, ये T1 पे बनाया, T1 टेम्परेचर पे, T2 टेम्परेचर पे, T3 टेम्परेचर पे। क्या करते हो, T1 T2 T3 में कंपैरिजन करो। तीनों आइसोथर्मल प्रोसेस है, अलग अलग टेम्परेचर पे, तीनों में कंपैरिजन T1 T2 T3। तो भाई साहब कौन सा ज्यादा, मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहा है, 1 का टेम्परेचर सबसे ज्यादा। देखो इसका बहुत सारा तरीका बेटा, एक तरीका तो ये है कि प्रेशर पे ऐसे खींच लो, देखो सेम प्रेशर, जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, सिंपल है। तो T1 सबसे ज्यादा, फिर T2 रे, फिर T3 रे, T3 रे, T3 रे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। जो इधर होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस जेई मेन का प्यार है। हाँ, ये जेई मेन का प्यार है, दूसरा प्यार, सेकंड प्यार बेटा, इस चैप्टर का दूसरा प्यार है जेई मेन का, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए फटाफट बताइए क्या आंसर होगा, देखिए चलिए बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू की वैल्यू बताओ। व्हाट इज द डेल्टा यू ऑफ दिस प्रोसेस? 0। टेम्परेचर ही नहीं बदलेगा तो काहे को, तो कॉमन सेंस की बात है, वो तो 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है ना पक्का? यानी कि Q की वैल्यू क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द गैस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए देखिए, हीट इज गिवन टू आइडियल गैस, हीट दिया जा रहा है Q पॉजिटिव, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इंटरनल एनर्जी के साथ क्या होगा? ओ, आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा। ठीक है जी। अब वर्क डन कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस या माइनस? देखो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू 0, जो Q का साइन वही W का साइन, तभी इक्वलिटी होल्ड करेगा। Q पॉजिटिव, सर कैसे पता चला? हीट इज गिवन टू द गैस बेटा, जब गैस को हीट दें तो Q क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब गैस हीट को रिलीज करे तो Q निगेटिव होता है। हीट को दिए तो Q पॉजिटिव है, तो W भी पॉजिटिव होगा, वर्क डन विल बी आल्सो पॉजिटिव। तो C D दोनों सही है भाई, तो C एंड D इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हो गया। चलिए 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 प्यारे, बताइए बताइए, देखिए सवाल, आप शर्मा जाएंगे आप। हाँ, तो T3 सबसे ज्यादा, देखो ये दोनों तो नहीं होगा, वाहियात है। जो दूर होता है बेटा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, दूर वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है।
तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए, हाँ, अब आपके साथ में कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वापस मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आता हूं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा में रिश्ता होता है एक बेटा, ठीक है ना। तो वो ये रिश्ता होता है, आगे हम भरेंगे, रुक जाओ। सीबी और गामा में भी रिश्ता होता है, ये सीपी और गामा में ये रिश्ता होता है। सर इसको रटे कैसे? अब ध्यान से सुन, बस तुम ये एक फॉर्मूला याद रख। कितना फॉर्मूला? एक, बस एक, है ना। ये वाला फॉर्मूला बस ओनली वन याद रखो। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। बाकी मैं तुमको सिखाता हूं, ध्यान से देख, बस ध्यान से देखें, बस एक फॉर्मूला याद रखें, ओनली वन। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो बेटा सीवी की वैल्यू कितनी? बोलो तो सीवी कितना होता है? एफ आर बाई 2। एफ की वैल्यू कितनी बेटा? एफ की वैल्यू इतनी, आर बाय 2। अरे 2 कट गया, ये आ गया सीवी। लो भाई लो, सीवी आ गया। और बताओ सीपी बाय सीवी क्या होता है? गामा। अरे होता है ना रे। तो सीपी क्या होगा? गामा टाइम्स सीवी होगा। गामा टाइम्स सीवी लिख दो। तो भाई हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी गामा में लिख दिए, सीपी को भी गामा में लिख दिए, सीवी को भी गामा में लिख दिए। पूरा रट्टा मारेंगे, भूल जाएंगे। सिर्फ एक याद रखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है? 2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 होती है। अब हम जानते हैं कि सीवी की वैल्यू एफ आर बाई 2 होता है। तो एफ आर बाई 2 करेंगे तो 2 कट जाएगा बेटा, तो बचेगा आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, है ना। और सीपी की वैल्यू क्या होता है? गामा टाइम्स सीपी। तो इसको गामा से मल्टीप्लाई कर दें तो सीपी आ जाएगा, है ना। ये तीनों रिश्ता को ध्यान रखें हम लोग, तीनों रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया, उसी टाइप का सवाल पूछ दिया आपसे, सेम क्वेश्चन कि गामा की वैल्यू सीपी बाई सीवी क्या होता है जी? गामा। डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताइए। तो आपको तो रिश्ता रटा हुआ है ना, आपको ये रटा हुआ था। अब पूछ दिया गामा इन टर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर लाओ रे, इतना मत रटो रे। देखो रे, देखो रे, देखो, है ना। तो आपको पूछा है गामा की वैल्यू रे, तो भाई एफ इंटू गामा इज इक्वल टू 2 प्लस एफ से डिवाइड मारेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 2 बाय एफ। कौन सा आंसर जी? ऑप्शन बी। अच्छा देखो बेटा, एक ध्यान से सुनो। अगर फॉर्मूला भूल गए, इफ नॉट रिमेंबर्ड, अगर मान लो तुम फॉर्मूला भूल गया, तब ऐसे सवालों को मत छोड़ के आना, जस्ट पुट द वैल्यू। हम जानते हैं कि मोनो एटॉमिक, सोचो कि मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है और गामा की वैल्यू 5/3 होता है ना बेटा। तो चलो 3 पुट करने से किस में 5/3 आ रहा है? यहां पे 3 पुट करो, 3/3 कट गया, 2 आएगा, नहीं होगा आंसर। 3 पुट करो जी, 3/2 प्लस यस 5/2 आ रहा है, ना 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 गड़बड़ है रे। 3 पुट करो बेटा, 4/3 आ रहा है, ना 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 गड़बड़ है रे। डायरेक्ट भी टिक मार सकता था तुम। तो जस्ट पुट द वैल्यू इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। उस तरीके से भी सवाल को सॉल्व किया जाता है। हाँ ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। चई मैंने कहा थर्ड प्यार। और सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा प्यार, ओ सबसे अच्छा प्यार यही था। जेई मेन सबसे ज्यादा इसी को मानता है भाई, आइडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, आइडियाबेटिक प्रोसेस से बहुत सारे सवाल आते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर 5 शिफ्ट में 6 शिफ्ट अगर है मान लो, तो 6 शिफ्ट में 4 क्वेश्चन फिक्स रखो कि एडियाबेटिक से ही आएगा, ये फिक्स मान के जाओ। इतना ज्यादा वेटेज है इस चैप्टर में, इस टॉपिक का। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसका हीट की वैल्यू 0 हो। अगर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नाइदर हीट इज गिवन टू द गैसियस सिस्टम नॉर हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गैसियस सिस्टम, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को नमूने क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, है ना बेटा। जब डेल्टा क्यू 0 होगा तो मोलर हीट कैपेसिटी बोलो डेल्टा क्यू इजकल टू एनसी डेल्टा टी। बोलो प्यारे बोलो, अगर यही 0 तो सी की वैल्यू 0 आएगा, मोलर हीट कैपेसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, पक्का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? सबसे पहले तो एडियाबेटिक प्रोसेस फॉलो इक्वेशन पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई भी दुनिया का एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है, along with पी वी इक्वल टू एनआरटी। पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा क्या होता है? सीपी बाई सी भी हम लोग जानते हैं, है ना पक्का। इसको फॉलो करता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसका ग्राफ पे आ जाता है। ग्राफ कैसा होता है सर इसका? तो इसका ग्राफ रे ऐसा ही होता है, एकदम आइसोथर्मल के जैसा। लेकिन आइसोथर्मल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। इसका स्लोप कितना है सर? स्लोप कितना है? dp बाई dv। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस का एक एक लाइन आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी के बराबर होता है। वहां पे क्या होता था याद करो? आइसोथर्मल का पी माइनस पी बाई वी, ये माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी होता है। मतलब गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्म को अगर आइसोथर्म के स्लोप को गामा से मल्टीप्लाई कर दो तब एडियाबेटिक का स्लोप आएगा। मतलब अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो स्लोप का मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा? एडियाबेटिक के स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा किसके स्लोप के मैग्नीट्यूड से बेटा? आइसोथर्मल के स्लोप के मैग्नीट्यूड से ज्यादा। बेटा स्लोप ज्यादा मतलब वो जल्दी नीचे आ रहा होगा, स्टीपर होगा। समझ गया पक्का? ठीक है, क्लियर है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखना इधर, देखो रे देखो प्यारे, देखो पीवी कर्व। मैंने 2 कर्व बना दिया बेटा, 2 कर्व मैंने बनाया। कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2। बताओ कौन सा आइसोथर्मल, कौन सा एडियाबेटिक? बोल बोल बोल, 1 क्या है? बोलो रे 1 क्या है? सब लोग मैसेज करो 1 क्या है? बोलो प्यारे बोलो, किसका स्लोप ज्यादा? ये देखो फिसल पट्टी, देखो फिसल पट्टी। 1 का फिसल पट्टी ज्यादा मजेदार नहीं है, 2 की फिसल पट्टी ज्यादा खड़ी, मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ी। यानी 2 बेटा, 2 एडियाबेटिक है, 2 एडियाबेटिक है। 1 क्या है? आइसोथर्मल है, थर्मल आइसोथर्मल है। यानी कि ये वाला क्या है? नीचे वाला आइडिया है, ऊपर वाला आइसोथर्मल है। बच्चा रट लेता है कि ऊपर वाला आइसोथर्म, नीचे वाला एडियाबेटिक। बेटा इंटरसेक्शन से पहले का पूछ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा रे, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से रट। इंटरसेक्शन के बाद ऊपर वाला ऐसा, नीचे वाला आइडिया है। हम तो कहते हैं स्लोप से देखो, स्लोप से देखो, फिसल पट्टी से देखो।
जिसकी फिसल पट्टी खड़ी वो उसका स्लोप मैग्नीट्यूड सबसे बड़ी, यानी वो आइडियाबेटिक है ना बेटा। चलिए वेरी गुड। अब देखिए दूसरा चीज जो इसमें पढ़ना होता है वो मैं बता देता हूं, हालांकि कम आता है। वर्क डन, वर्क डन बाय आइडियाबेटिक प्रोसेस। चुपचाप रट लीजिए, फॉर्मूला फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, याद कर जाइए, बस चुपचाप याद कर जाइए। P1 V1 या P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाय गामा -1 के बराबर होता है बेटा। और नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय, ये उल्टा हो जाता है 1 माइनस गामा के बराबर। अकॉर्डिंग टू द डाटा हम लोग देखेंगे कि डाटा किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अगर देखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला लगाएंगे रे, NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा लगाएंगे, है ना बेटा। इसको ध्यान से रे, ध्यान से पढ़ के जाओ। वर्क डन बाय द आइडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। बस इतना करके जाओ, अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, इतना पढ़ के जाओ काफी है, ठीक है। अब जैसे एक बात मैं बताता हूं, देखना, PV टू दी पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट है। अब इसमें बेटा क्या है ना कि प्रेशर को nRT बाय वॉल्यूम लिखा जा सकता है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिश्ता लाया जा सकता है। वॉल्यूम को nRT बाय प्रेशर लिख करके प्रेशर और टेम्परेचर में भी रिश्ता लाया जा सकता है। जरूरत के हिसाब से हम कर लेंगे ये सब पुट, है ना, रटेंगे नहीं, बस रटेंगे PV टू दी पावर गामा इजकल टू कांस्टेंट, बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे टूट पड़िए फटाफट। देखिए जेई मेन ने क्या किया, देखिए प्यारे, देखिए इंटरसेक्शंस के बाद वाला रट लेता था बच्चा। ऊपर का आइसोथर्मल, नीचे का आइडियाबेटिक, ऊपर का आइसोथर्मल, नीचे का आइडियाबेटिक। इंटरसेक्शन से पहले का पार्ट पूछ दिया, इंटरसेक्शन से पहले का पार्ट पूछ दिया। जबरदस्त, बोलिए जी बोलिए। ए और बी में स्लोप किसका ज्यादा, बोलो। यहां पे देखो फिसल पट्टी चला था, ये फिसल पट्टी ज्यादा खड़ी, बी की फिसल पट्टी। अगर फिसल पट्टी ज्यादा खड़ी मतलब स्लोप की मैग्नीट्यूड उतनी बड़ी। बेटा बी का स्लोप ज्यादा, यानी कि बी कौन है, आइडियाबेटिक है, पहचान जाओ। बी आइडियाबेटिक है जी। PV टू दी पावर K इक्वल टू कांस्टेंट फॉर बी, यस सही बात। PV इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए, यस ये आइसोथर्मल है, सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट करो फटाफट। देखो जेई में इनका तीसरा प्यार पढ़ रहे हो और थर्मोडायनेमिक्स में जेई में इनका सबसे जो है ना, मतलब सबसे ज्यादा प्यार करने वाला टॉपिक यही है भाई। इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल आते हैं। जल्दी से देखिए, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस इफ प्रेशर ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टेम्परेचर। बच्चा मर गया, अरे काहे मरेंगे रे, हम काहे मरेंगे, लिख देंगे बस ऐसे, यही दिया हुआ है। तो गामा की वैल्यू पूछा है कि क्या होगा बताओ। CP/CV क्या होता है प्यारे, गामा की वैल्यू क्या होगा। तो भाई टेम्परेचर को विलुप्त करो, क्योंकि हमको PV टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट तो पता है। तो टेम्परेचर को विलुप्त करने का क्या ऑप्शन, हम जानते हैं ना PV इक्वल टू nRT होता है। तो टेम्परेचर को हम क्या लिख सकते हैं, PV डिवाइडेड बाय NR। NR तो कांस्टेंट है वैसे भी, तो P इज प्रोपोर्शनल टू, लिख दो PV डिवाइडेड बाय NR पे पावर 3 P क्यूब V क्यूब डिवाइडेड बाय N क्यूब R क्यूब। P ने इसको काट दिया, देख बेटा, यानी कि बेटा P स्क्वायर V क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। यानी कि बेटा इस पे पावर अगर मैं 1/2 चढ़ा दूं तो देख क्या आएगा, P
v टू दी पावर 3/2 इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। बेटा अब अगर ये आइडियाबेटिक प्रोसेस है, सवाल में दिया हुआ है चिल्ला चिल्ला के, अगर ये आइडियाबेटिक प्रोसेस है तो इट विल फॉलो इक्वेशन p v टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम कंपेयर मारेंगे तो सीधे दिख रहा है गामा की वैल्यू 3/2 के बराबर होगा, है ना। तो गामा की वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। अब कुछ लोग क्या सोच रहे थे, सर ये कौन से गैस के लिए होता है? अरे मिक्सचर ऑफ गैस के लिए होता होगा, है ना, किसी के लिए हो, क्या मतलब है तुमको, है ना। आ रहा है जो आंसर, टिक मारो, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, देखो 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 क्या पूछा, देखो क्वेश्चन देखो, मजा आ जाएगा तुमको, जिंदगानी का मजा। जिंदगी का मजा लीजिए, जल्दी से पढ़िए। हाँ, आइडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू। अब देखो कुछ बच्चा मर गया, ये क्या बोल दिया सर, ये क्या बोल दिया, ये फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर। अबे dp बाई पी बोला है, फ्रैक्शनल चेंज होता है dp बाई पी, प्रेशर का फ्रैक्शनल चेंज, मास का फ्रैक्शनल चेंज dm बाई m, वेलोसिटी का फ्रैक्शनल चेंज dv बाई v, बस और क्या। ये पूछा है कैसे निकाले, कुछ लोग को तो समझ भी नहीं आ रहा था कैसे नहीं, अरे स्लोप से निकलेगा प्यारे। देखो dp बाई dv की वैल्यू क्या होता है बेटा, इसमें माइनस गामा टाइम्स p बाई v। ये रटा होता तो 2 मिनट में क्वेश्चन कर लेते आप। प्रेशर को नीचे लाइए, डीवी को उधर भेजिए, डीपी बाई पी की वैल्यू आ जाएगा माइनस गामा इंटू डीवी बाई भी के बराबर। ओह आंसर है बताइए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आंसर आ गया बेटा। सिंपल सवाल हमें याद रखना था कि क्या होता है। ये तो हद हो गया रे, शर्मा जाओ शर्मा जाओ शर्मा जाओ, शर्म करो, पानी पानी हो जाओ एकदम शर्मा के। क्या क्वेश्चन पूछा भाई, क्या क्वेश्चन पूछा है तुमसे, सोचो। अब मान लो, सोचो ये जो छोड़ के गया होगा बताइए सीधे प्रोसेस पूछ लिया आपसे, बेशर्मी का भी हद है। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, मेरे ख्याल से इतना सही हो जाना चाहिए। यस हो गया, ऑप्शन बी। आइडियाबेटिक हीट कंटेंट इज कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, है ना बेटा, आंसर आ गया। अभी भी बस देखो तुम आइडियाबेटिक प्रोसेस पे कितने सारे सवाल देखते जाओ, बस तुम देखते जाओ आइडियाबेटिक प्रोसेस को भाई साहब, देखते जाओ। बोल रहा है कि इसमें से एक आइसोकोरिक है, दूसरा आइसोबेरिक है, तीसरा आइसोथर्मल है, चौथा आइडियाबेटिक है। बताओ कौन कौन सा कौन है, सही ऑर्डर क्या है, सही ऑर्डर में सजाएं, मार्क्स पाएं, सही ऑर्डर में सजाएं, मार्क्स पाएं। चलो जी चलो, देखो आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट कौन सा प्रोसेस, डी 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 रे डी, पहले डी आएगा। ए तुम गया जी, तुम गया जी। आइसोबेरिक ए डी ए। अब देखो बेटा, आइसोथर्मल और आइडियाबेटिक ही मेन था, यहां पे भी देखो मेन वहीं सेलेक्ट करना था बी और सी में। हमको भी पता है जिसका की स्लोप ज्यादा, सी का स्लोप ज्यादा, तो सी क्या होगा, आइडियाबेटिक होगा, और बी क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। बी आइसोथर्मल और सी आइडियाबेटिक है बेटा। तो कौन सा आंसर हो गया, ये गड़बड़ है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग ए आंसर मार रहा था इसका, हाँ कुछ लोग ए और डी में कंफ्यूज कर रहे थे। भाई साहब देखिए,
इसमें ही बच्चा कंफ्यूज करता है। स्लोप देखो ना बेटा, इसका फिसल पट्टी देखो ऐसा है, इसका फिसल पट्टी ऐसा है, स्लोप ज्यादा है इसका, फिसल पट्टी कड़ी, स्लोप की मैग्नीट्यूड बड़ी, तो जिसकी बड़ी उस आइडियाबैटिक होता है। तो ये आइडियाबैटिक है जी, और ये क्या है जी, आइसोथर्मल है जी। चलिए अब मैं तुमको बता दूं, खतरा 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 जी, खतरा, बहुत बड़ा खतरा, डेंजरस जोन, खतरा वाला जोन। अब ध्यान से सुने यहां पे, हालांकि मैं तुमको बता रहा हूं अभी तक ज्यादा इससे सवाल नहीं आया है वैसे, बट पूछ सकता है बेटा, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है कि पूछा जा सकता है। गामा आ रहा है, आइडियाबैटिक गामा का फेवरेट है, गामा से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या दे देगा कि N1 मोल्स है जिसका Y1 है आइडियाबैटिक कांस्टेंट Cp/Cv, N2 मोल्स है, इसका Y2 है, दोनों का मिक्सचर का Y मिक्सचर क्या होगा, Y इक्विवेलेंट क्या होगा। देखो बच्चा क्या करता है बता रहा हूं मैं, बच्चा कर देता है Y मिक्सचर इज इक्वल टू N1Y1 प्लस N2Y2, एवरेज निकाल देता है बेटा N1 प्लस N2। याद है जैसे कि हम कैसे निकाले थे उसमें, अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकाले थे ऐसा, हे रे, गलत है ये बहुत बड़ा डेंजरस जोन में आप चले जाएंगे, आप मर जाएंगे अगर ऐसा करेंगे तो। क्यों पता है गलत हुआ, क्योंकि गामा बेटा इटसेल्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फंक्शन होता है। हाँ बाबू हाँ, तो सर ऐसे केसेज में करे कैसे, ध्यान से सुनिएगा क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी नहीं गलत होगा। क्या आप जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर की वैल्यू क्या होती है? यस, N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। किसने बताया? KTG में मैंने बताया तुमको, ये आज सुपर मेगा रिवीजन आप कर रहे हैं, उसी में आप सीखें, KTG में सीखे भाई। और हम ये भी जानते हैं बेटा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू ट्वाइस डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 होता है, ठीक है। अरे चलो देखो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ट्वाइस डिवाइडेड बाय गामा मिक्स माइनस 1 N1। बेटा F1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस डिवाइडेड बाय Y1 माइनस 1। N2 F2 को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस डिवाइडेड बाय Y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अरे प्यारे 2 कट जाएगा रे, 2 कट जाएगा रे। यहां से बेटा यू हैव टू कैलकुलेट Y मिक्स, यहां से Y मिक्सचर की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। बुझा? बुझा पक्का? ये इस तरीके से Y मिक्सचर निकालना पड़ता है। अगर बुझ गया तो सब लोग लिखेगा बुझ गए सर, बुझ गए सर, बुझ गए चैट में सब लोग लिख दो फटाफट फटाफट, आग के साथ बुझ गए। आग भी दे देना बगल में कि आग से बुझ गए सर, बुझ गए, है ना भाई, बुझ गए भाई। ये कि सर एकदम ऐसे नहीं करना है डायरेक्ट, हम लोग पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर निकालेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम गामा के रिस्पेक्ट में लिखना जानते हैं, वो लिखेंगे, इक्वेशन आ जाएगा, गामा मिक्स निकल के आ जाएगा।